इंडी गठबंधन में अब सीटों को लेकर थोड़ी खींचतान सामने आ रही है। आरजेडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलग से चुनाव लड़ने की घोषणा की। हालांकि ये कहा कि जितनी सीटों पर आरजेडी चुनाव नहीं लड़ेगी उन सीटों पर इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी पार्टियों को उसका समर्थन रहेगा। लेकिन जो सीट बंटवारा हुआ है उससे आरजेडी ने अपनी नाखुशी जाहिर की है और उससे लेकर कई दौर की वार्ता भी चली है। तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंची और डील हो रही है। इधर लेफ्ट पार्टियां भी अपने अपने तरीके से बार्गेनिंग कर रही हैं। सीटों पर सहमति बनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। इन सब के बीच इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक निरसा से अरूप चटर्जी मौजूद है स्टूडियो में। अरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, तमाम पार्टियां प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं। इंडी गठबंधन में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई दरार पड़ गई है या सब कुछ ठीक ठाक है। फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है? अगर अकेले के लिए सभी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो बड़ा नुकसान होगा। देखिए, ये खींचतान तो हमेशा रहती है। जब काफ़ी दल रहते हैं तो उनके बीच में थोड़ी बहुत खींचतान रहती है, लेकिन अल्टीमेटली वो सॉल्यूशन भी होगी और 90% सुलझा दिया गया। आरजेडी की जो समस्या है वो वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर्स लोग वो बातचीत कर रहे हैं और लेफ्ट पार्टीज़ के साथ भी एक दो राउंड बातचीत हुई है। हम लोगों के सीनियर लीडरशिप और हम लोग भी थे उस बातचीत में। काफ़ी हद तक बातचीत हुई है। हम लोग आशा करते हैं जो आज या कल के अंदर उसकी भी समाधान हो जाएगी। चलिए, तो फिलहाल ऐसे मान मनोबल का दौर अभी एक दो दिनों तक चलता रहेगा, ये माना जाए। अरूप जी, माले की क्या डिमांड है और क्या माले की वो डिमांड पूरी होती दिख रही है? नहीं, देखिए, हम लोगों ने ऐसे तो 13 सीटों पर लड़ने का फैसला किया था और अभी फ़िलहाल हम लोग चाहते हैं जो कम से कम 6 सीट ऐसे हैं जैसे निरसा, सिंदरी, बगोदर, राजधनबाद, जमुआ, पांकी, ये तमाम सीटों पर हम लोगों की पोजीशन अच्छी है और हम लोग ऐसे सीट्स ही डिमांड कर रहे हैं जो हम लोग जीतने की पोजीशन में हैं। तो दूसरे तमाम सीटों पर हम लोग कभी भी दाव नहीं कर रहे। तो हम लोग चाहते हैं जो एक एक सीट पर वार्ता हो अगर, तो हम लोगों को ये तमाम सीट नेचुरली वो मिलना चाहिए। तो जिन सीटों पर मजबूत दावेदारी नजर आ रही है उन्हीं सीटों पर माले क्लेम कर रही है, तो क्या सहमति बन गई है? जो अभी फिलहाल बड़े दल हैं जेएमएम और कांग्रेस, उनके साथ उन सीटों पर राजी हैं? ज़्यादातर सीटों पर राजी। अभी फाइनल बातचीत की दौर और एक राउंड या 2 राउंड होगी हम समझते हैं, जो उसके बाद फाइनली हो जाना चाहिए। हम लोग आशा करते हैं जो कोई ऐसी सीट जिस पर पेच फंस रहा हो जिसे आसानी से देने में बाकी दल थोड़ा ऐतराज़ जता रहे हो। ये जमुआ एक ऐसे सीट है जहां भाजपा से झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो सिटिंग एमएलए थे बीजेपी के 3 बार वो गए हुए, जिसके कारण वहाँ थोड़ी पेच फंस रही। हम लोग आशा करते हैं जो, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरीके की वहाँ वोटर्स की रुझान है, उसको देखते हुए हम लोगों ने और हमारी सांगठनिक स्थिति वहाँ काफ़ी मजबूत है। इस बार अगर हम लोगों को दिया जाता है तो हम लोग उसको जीत सकते हैं। चलिए, तो पूरी तरीके से कोशिश हो रही है। कुछ सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने अगर कहा जाएगा, जिन सीटों पर माले की दावेदारी मजबूत है, तो कौन सी वो सीट होगी जिसका त्याग माले कर सकता है? नहीं, हम लोगों ने कहा जो 13 सीट हम लोग अच्छे से लड़ने की स्थिति में लेफ्ट की तमाम पार्टियां या सिर्फ नहीं, सीपीआई एमएल की बात कर रहे हैं। ऐसे सीपीआई और सीपीएम भी अपने अपने जगहों पर जहां मजबूत है वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो जो भी दल हम समझते हैं जो इन चीज़ों पर नहीं होनी चाहिए, आंकड़ा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जो दल जहां जीतने की पोजीशन में रहेंगे, जो कैंडिडेट वहां जीतने की पोजीशन में रहेंगे, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए हम समझते हैं जो फैसला करें तो बेहतर होगा और हम लोग भाजपा को आराम से हरा सकें। बिल्कुल, और गठबंधन इसलिए बनता है ताकि लोग एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें और मिलजुल कर ये तय करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गठबंधन के खाते में आए। लेकिन आरजेडी ने मोर्चा खोला हुआ है 19 सीटों पर। आज सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आरजेडी 19 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो क्या लगता है झारखंड में ऐसी 19 सीटें हैं जहाँ आरजेडी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है? देखिए, कम से कम छोटा नागपुर इलाके में तो सिर्फ कोडरमा या बरकट्ठा छोड़कर उस ऐसी पोजीशन नहीं है और आरजेडी
को समझना चाहिए, जो मतलब उनकी पोजीशन जो है वो ऐसी नहीं है जो 19 सीटों में वो जीत सके। तो जो सीटों में वो जीतने की पोजीशन में, अगले बार 7 सीटों पर उन लोगों ने लड़ा था और सिर्फ एक ही सीट जीत कर आए थे। तो उन तमाम सीटों की रिव्यू करें क्या पोजीशन है, तो हम समझते हैं जो उसी हिसाब से सीटों की बंटवारा होनी चाहिए। तो ये फाइनल कब तक होगा? क्या इसमें तमाम पार्टियों के जो लीड कर रहे हैं वो मौजूद रहेंगे और तमाम नेता कब तक ये तय कर लेंगे कि माले के पास कितना जा रहा है, बाकी दूसरी लेफ्ट पार्टियों के पास कितना जा रहा है, आरजेडी के साथ वाकई किस तरह से यहाँ पर तालमेल हो? नहीं तो आरजेडी अगर अकेले चुनावी मैदान में उतरती है 19 सीटों पर तो ये इंडी गठबंधन के लिए ही नुकसानदेह है। हम आशा करते हैं जो कल तक आरजेडी के साथ भी फाइनल बातचीत हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की आज सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है दिल्ली में, तो वो लोग भी वहाँ से रिटर्न आ जाए तो कल तक हम आशा करते हैं कल शाम तक सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इंडी गठबंधन कब तक अपने सीटों का जो फॉर्मूला है फाइनल वो सामने ला सकता है? देखिए एनडीए ने बहुत पहले ये तय कर ली चीज़ें और वहाँ बहुत ज़्यादा एक आध सीट पर ही जिच है, पेच फंस रहा है आजसू के साथ, नहीं तो वहाँ चीज़ें क्लियर हैं और प्रत्याशियों की भी घोषणा बीजेपी ने कर दी है। लेकिन अब तक इंडी गठबंधन इसमें पिछड़ता हुआ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में भी इंडी गठबंधन ने काफ़ी देर की थी, तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है? क्योंकि काफ़ी पुराने राजनीतिज्ञ आप हैं, तो चुनावी मैदान में देखें तो इसका खामियाजा होता है। काफ़ी भुगतना पड़ता है, क्योंकि इस समय लोगों को फील्ड में रहना चाहिए और लोग रांची में बैठे हुए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, गठबंधन की बातचीत कर रहे हैं। तो हम समझते हैं जो लोग फील्ड के वर्कर्स हैं उन्हें फील्ड में रहना चाहिए। और चूँकि 13 तारीख और 20 तारीख 2 फेज़ में चुनाव है और 13 तारीख की नॉमिनेशन भी स्टार्ट है, उसकी अंत 22 तारीख को है। तो घोषणा हम समझते हैं जो इमीडिएटली मैक्सिमम 2 दिनों के अंदर सारे कर देना चाहिए। तो ये सीटों पर जो सहमति बनेगी उसकी घोषणा होगी, लेकिन कैंडिडेट कब तक सामने आ सकते हैं इंडी गठबंधन के तमाम पार्टियों? उसके साथ साथ कैंडिडेट सब जगह फिक्स्ड है और इमीडिएटली हम समझते हैं जो लोग घोषणा कर देंगे। कुछ सीटों पर जो 100% सहमति बन गई है, कैंडिडेट अपने फील्ड में भी है और लोग काम भी कर रहे हैं। तो कौन कौन सी पूरे गठबंधन की अगर बात करें अरूप जी, लगातार आप लोग की भी बात होती होगी, चर्चा चलती रहती है, कौन कौन सी ऐसी हॉट सीट अब बन गई है जिस पर गठबंधन की पार्टियों में सहमति नहीं बन पा रही है? कुछ पलामू डाल्टनगंज के इलाके की सीट्स है जहां आरजेडी क्लेम करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सीट्स है जहां बड़े लीडर्स लड़ रहे हैं भाजपा के। इन तमाम सीटों पर थोड़ा ज़्यादा सोच समझ कर कैंडिडेट्स को देने के लिए हम समझते हैं जो गठबंधन के अंदर विचार चल रहा है। अरूप जी, एक चीज़ होती है जो सरकार होती है ना, उसके लिए एक बड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है कि एंटी इनकम्बेंसी। भले ही उसे अपने कार्यकाल को गिनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उपलब्धियां वो गिनाती है, लेकिन उसे एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ता है। फील्ड में जब आप लोग घूमते हैं तो क्या ये इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है? एक तो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है, एक जीते हुए कैंडिडेट्स की भी एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो दोनों सामने आती है। लेकिन बीजेपी ने सबसे बड़ा गलती किया जो हेमंत जी निर्दोष होते हुए भी उनको जेल में डाल दिया, जिसके कारण लोगों की आक्रोश जो सरकार की कमियों के प्रति था वो आक्रोश भाजपा के प्रति चली गई। और आज के दिन गोलबंद जो सरकार के खिलाफ होनी चाहिए थे, आज बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी है। तो हम समझते हैं जो इसकी फ़ायदा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को होगी और फिर से दोबारा इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। तो ये फैक्टर है अभी भी, क्योंकि अब लंबा वक्त हो गया है हेमंत सोरेन को जेल से बाहर आए हुए, और उस वक्त अगर चुनाव होता तो शायद वो सिंपैथी वोट मिलता। लेकिन क्या फील्ड में अभी भी ये चीज़ें हैं कि यहाँ के सीएम को जेल जाना पड़ा था? बीजेपी तो इसे दूसरे हिसाब से भुनाती है, उसने तो सीधे कहा भाई भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाओगे। तो अब इस चीज़ को कैसे इंडी गठबंधन प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा कि वो पॉजिटिव बने इंडी गठबंधन के लिए? देखिए, जो नाराज़गी कुछ कमियों के चलते जो हेमंत जी के
खिलाफ था, उस समय हेमंत जी की सरकार के खिलाफ था, वो नाराज़गी आज के दिन ख़त्म हो गई पब्लिक की। तो लोग दोबारा सरकार की जो एक के बाद एक घोषणाएं हुई, चाहे मैया योजना हो, तमाम चीज़ें हों, तो उससे लोग आज और आशान्वित है जो हेमंत जी की फिर से सरकार आने से फिर से हम समझते हैं जो लोगों को और फ़ायदा होगा, राज्य की डेवलपमेंट और फास्ट होगी। बिल्कुल। अरूप जी, थोड़ा सा माले से अलग ही ये कुछ सवाल आपसे कर रही हूँ। कल्पना सोरेन क्या स्टार प्रचारक इंडी गठबंधन के लिए बड़ी स्टार प्रचारक बन चुकी हैं? कल्पना जी पहली बार भाषण लोकसभा इलेक्शन के दौरान दी थी और पब्लिक अपीयरेंस भी हुई थी, और उनकी भाषण में जो दम था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो उनकी भाषण लोग मतलब अगर इंडिपेंडेंट लोगों से पूछा जाए तो लोग बोलते हैं जो हेमंत जी से भी अच्छा वक्तव्य वो रखते हैं, उनकी वक्तव्यों में वो पब्लिक को खींचने की वो ताकत है। तो आशा करते हैं जो उनकी जो ये है वो स्टार प्रचारक के रूप में इस बार पूरे झारखंड में। तो माले भी डिमांड करेगी भाई कि उनके सीटों पर कल्पना सोरेन आए चुनाव प्रचार करने? यह स्वाभाविक बात है, जो कल्पना जी जब गठबंधन होगी तो सभी जगह प्रचार करें। अरूप जी, किन किन मुद्दों को लेकर माले इस बार चुनावी मैदान में जनता के बीच उतरेगी? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? क्योंकि देखिए, खास वोटर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं लेफ्ट पार्टियों को, वो इधर उधर दिखते नहीं हैं। उसके अलावा कोशिश होगी कि बाकी जो वोटर्स है, फ्लोटिंग वोटर्स है, उन्हें भी रिझाया जाए। तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, चुनावी वायदे होंगे जिसे लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे? देखिए, लोकल डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ी मुद्दे है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों की इलाका कोलियरी क्षेत्र से आती हैं, तो वहाँ विस्थापन से लेकर तमाम चीज़ें बहुत मुद्दे हैं। तो ऐसे तमाम सवालों को लेकर हम लोग चुनाव पर जाएंगे। चलिए, तो कोलियरी का इलाका जो है, या फिर जहाँ पर एक मजदूर तबका है, वहाँ पर लेफ्ट पार्टियों की पकड़ अच्छी होती है और वहाँ से हमेशा जीतते रहे। इसके अलावा बाकी सीटों पर किस तरह से तैयारी, कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है कि बाकी पार्टियों को भी सपोर्ट मिल सके, या फिर माले का, ये लेफ्ट पार्टियों का विस्तार हो सके? क्योंकि कुछ सीटों पर सिमट कर ना रहकर इसका विस्तार हो, इसके लिए क्या कोशिश हो रही है? तो माले की अपनी संगठन एवं संघर्ष सब काफ़ी जगह पर रही है। काफ़ी विधानसभा सीट्स में हम लोगों की पकड़ आज के दिन बन गई, और दो वामपंथी दल एक मंच पर आने से, मार्क्सिस्ट और माले की विलय होने से झारखंड की सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी के रूप में वो आज उभर गया है। तो इससे एक लोगों की झुकाव भी बड़ी है। लोग जो वामपंथी दल में आ नहीं रहे थे, आज के दिन वामपंथी दल में और आने का ये रुझान दिखा रहे हैं। और लोकल लेवल पर या सभी जगहों पर, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की मुद्दा हो या ऐसे कई मुद्दे हैं जो प्रखंड लेवल का हो, थाना का हो, तमाम चीज़ों को लेकर हमेशा आंदोलनरत रहते हैं। तो आगे भी हम समझते हैं जो मेहनत हम लोगों की जारी रहेगी, झारखंड में बड़ी लेफ्ट पार्टी बनाने की हम लोगों की योजना है। अब मैया सम्मान योजना जिसे लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, मैया सम्मान यात्रा भी निकाला गया, उसकी राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। ये कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड है इंडी गठबंधन के लिए? ये बहुत बड़ी ट्रम्प कार्ड है, और महिलाओं को जो वृद्धा एवं विधवा पेंशन से जुड़ी नहीं है, ऐसे तमाम महिलाओं को जोड़ने की एक योजना है। और इस बार 2500 रुपया करके अगर हर घर में एक महिला को मिलती है, तो ये एक परिवार के लिए काफ़ी बड़ा एक तोहफा होगा हम सब। लेकिन ये सरकार पर, या इसके बाद अब जो भी सरकार आएगी, उस पर एक बड़ा वित्तीय बोझ भी होगा। इसके लिए क्या विज़न है सरकार के पास? शामिल है लेफ्ट की पार्टियां भी सरकार में, तो क्या विज़न है? कैसे ये जो रकम जाएगी, इतनी बड़ी राशि जाएगी, उसके लिए कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा? देखिए, रेवेन्यू आपको याद होगा जो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी जो माइंस एंड मिनरल्स को लेकर, और जो वर्डिक्ट आई उससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होगा झारखंड को। झारखंड चूँकि मिनरल रिच एरिया है,
तो ये तमाम पैसा अगर रेवेन्यू आती है स्टेट गवर्नमेंट के खाते में और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को जो राज्य के खाते में देने का बात है, ये तमाम चीज़ें आती है तो झारखंड के पास काफ़ी पैसे होंगे ऐसे तमाम योजनाओं को खींचने के लिए। कौन कौन सी और ऐसी योजनाएं हैं जिसका जिक्र करेंगे जब चुनावी मैदान में जाएंगे? नहीं, राज्य सरकार ने आवास योजना दी है, मैया योजना दी है, ऐसे कई योजनाएं हैं। राज्य सरकार ने फिर से पोषण सहियाओं को, स्वास्थ्य सहियाओं की लेकिन क्या इसका प्रचार हुआ है अरूप जी? देखिए, जब फील्ड में हमारे रिपोर्टर्स भी जाते हैं तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी लोग नहीं जान पाते या फर्क नहीं कर पाते कि कौन सी योजना केंद्र की है, कौन सी योजना राज्य की है। अब वो आवास योजना को भी प्रधानमंत्री आवास योजना लोग मान रहे हैं। मुफ्त में जो राशन मिल रहा है वो लोगों को लग रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है, राज्य सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं उसे भी केंद्र सरकार को ही लोग जान रहे हैं। अब यूँ कहें कि बीजेपी दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, कमल दे रहा है। इससे कैसे जब आप जाएंगे चुनावी मैदान में तो कैसे इससे निपटेंगे? नहीं, ये बात सही है, जो लोगों को बताना होगा जो ये तमाम जो योजनाएं हैं ये राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, ये इसमें केंद्र सरकार की कोई भी भूमिका नहीं। और इसको और प्रचारित करना होगा। प्रचारित करने का माध्यम हम समझते हैं जो विभिन्न न्यूज़ मीडिया से लेकर सभी जगहों पर और प्रचारित करने से ही लोगों की जानकारी होगी। लेकिन फिर भी हम समझते हैं जो ज़्यादातर लोग जानते हैं जो ये तमाम जो योजनाएं हैं राज्य सरकार लास्ट मोमेंट में जो है वो कैबिनेट के द्वारा पारित करके, क्योंकि मैया योजना 2 बार मिल भी चुकी है तो लोग उससे खुश जान गए हैं। अरूप जी, घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाना चाह रही है और देखिए इसके लिए एक अच्छी पृष्ठभूमि भी तैयार की गई है और ये बड़ा चुनावी मुद्दा इस वक्त है। बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक आएंगे इस मुद्दे को उठाएंगे, तो इसका सामना कैसे करेंगे? देखिए, घुसपैठ कोई झारखंड की बॉर्डर से नहीं होती है, आसाम से होती है, बंगाल से होती है, उसके माध्यम से लोग आते हैं। तो इसकी देखरेख कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। तो केंद्र सरकार को इन तमाम चीज़ों के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए, घुसपैठ को रोकनी चाहिए। और राज्य सरकार की महज जिम्मेवारी बोल देने से हम समझते हैं जो बीजेपी नहीं बचेगी इसमें। लेकिन जनता के बीच तो यही होगा ना भाई, ये सरकार ने बढ़ावा दिया है घुसपैठ को, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। नहीं, देखिए, राज्य सरकार जहाँ भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर होती है तो उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बिना किसी व्यक्ति विशेष को हम समझते हैं जो रोकना संभव नहीं है। तो ये जिम्मेवारी केंद्र और राज्य की दोनों अगर मिल के करते हैं तो हम समझते हैं जो इसको रोकी जा सकती है। अरूप जी, एक और सवाल। हाल में छात्र आंदोलन से करियर शुरू किए जयराम महतो, अब वो पॉलिटिकल पार्टी बना चुके हैं JLK, उसका अस्तित्व तो फिलहाल झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या नज़र आ रहा है? क्या जो 2 मोर्चे हैं NDA और इंडी गठबंधन, उस मोर्चे के बाद एक तीसरा विकल्प है? नहीं, अभी तक तीसरे विकल्प के रूप में वो डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन निश्चय ही जो लोकसभा इलेक्शन में जो उनका ये हुआ है वोटिंग पैटर्न देखा गया, उससे दोनों पार्टी के लिए, इंडिया और NDA दोनों गठबंधन के लिए ये चिंता के विषय है। सभी जगहों पर कहीं ना कहीं वो भी असर है क्या उस पार्टी का? असर पड़ेगी और काफ़ी ऐसे सीट्स हैं जहां उनकी असर पड़ेगी। चलिए, तो कितनी सीटों पर, अब ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेते हुए, कितनी सीटों पर इंडी गठबंधन चुनाव जीत कर आ रही है? क्या फिर से सरकार बन रही है? हमारा मानना है जो इस बार सरकार दोबारा बनेगी और जो रुझान देखा जा रहा है जो कम से कम मतलब 50 सीट या 55 सीट तक हम समझते हैं जो इंडिया गठबंधन जीत के आए। और मान लीजिए जितनी सीटों पर दावेदारी करी उन तमाम सीटों पर जीत हासिल होगी। हम लोग कम से कम तो हम समझते हैं जो 4 सीटों पर जरूर हम लोग जीतेंगे यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामना भी आगे चुनाव के लिए आपका। तो हमारे साथ पूर्व विधायक अरूप चटर्जी जुड़े हुए थे और इनसे चुनाव को लेकर सारी जानकारी हमने ली है कि किस तरह से चुनावी मैदान में अब माले उतरेगी और कौन कौन सीटों पर इसकी दावेदारी है और कहां से जीत हासिल हो सकती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।